हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी का प्रैक्टिस सेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आपको अब कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसका आप पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहला हिंदी का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं। तो देश, जो आपका गद्यांश है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि देश हित की चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो छीणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा को भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। उनकी देह कब समाप्त हो गई? तो 30 जनवरी 1948 को। जो भी आपको की पॉइंट मिले एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा कि फटाफट से उन पे अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको बाद में आंसर्स ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती, गांधी का जन्म दिवस है, यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो महान आत्मा का स्वामी कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। लास्ट वाली लाइन पैरा में दी गई थी कि उनके जन्म दिवस को ही हम गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। छेड़काय का अर्थ है तो लंबा शरीर, मोटा शरीर, दुबला पतला शरीर और चौड़ा शरीर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दुबला पतला शरीर। और अगर छीण का आपसे कभी विलोम पूछा जाए तो क्रस हो जाएगा, क्रसकाय, छीणकाय, क्रसकाय। नेक्स्ट देखेंगे, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? ऑप्शन ए है नेहरू के, नथुराम गोडसे के, सरदार पटेल के या गांधी जी के। तो किसके हथियार हैं? गांधी जी के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका मैथ सेक्शन अगर थोड़ा सा भी वीक है तो आप सबसे पहले हिंदी और जीके को बहुत ही इत्मीनान से सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं और लास्ट में अगर आप इन्हें करते हैं तो जल्दबाजी में ये गलत भी हो जाते हैं। तो गांधी जी के द्वारा दिए गए कार्य लिखे गए हैं, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं इतिहास में, स्वर्णाक्षरों में, संविधान में या पुस्तकों में। तो अभी अभी हमने देखा था किस में लिखे गए हैं, तो स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार के लक्षण है? यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार में किया जाता है? अनुमान अलंकार, एकावली, परिकर या करण माला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा एकावली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ प्रश्न ऐसे मिल सकते हैं जिनका आंसर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप उन्हें स्किप करें, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का प्रयास ना करें। जैसी किस धारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, कर्म मार्गी, ज्ञान मार्गी, उक्त में से कोई नहीं। तो जैसी किस धारा के कवि थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब गलत वाला आपको चुनना है। तो क्षीर, खीर सही दिया गया है, दधी का दही सही दिया, और दुग्ध का दूध, घृत का घी। तो यहाँ दधी होता है, यानी कि जो आपका धा पे छोटी ई की मात्रा होती है, दधी का दही होता है। तो बी वाला ही आपका गलत दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो वर्णमाला से भी प्रश्न जरूर ही बनते हैं, तो आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी वर्णमाला के बारे में सब कुछ बताया गया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? डा है, ढा है, ज्ञा है, णा है या अंग्या है। तो क्या हो जाएगा आपका? छत्र, ज्ञा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जा प्लस वहाँ से मिलकर के बनता है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो दंत ध्वनि कौन सी हो जाएगी? का, छा, पा, ता कौन सी हो जाएगी? तो कता, मु, दंतो, कता, सॉरी, का, ता, मु, दन, तो, कतामु दंतो। तो का वर्ग आपका उच्चारण स्थान कंठ से हो जाएगा, और तालु से हो जाएगा आपका चा वर्ग का, मूर्धा से हो जाएगा टा वर्ग का चा, क, च, ट, ता और पा वर्ग। तो का वर्ग का से, कंठ से, चा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से, और ता वर्ग का दंत से, और पा वर्ग का होष्ठ से। तो यहाँ पर दंत ध्वनि पूछी गई है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
ता। नेक्स्ट देखेंगे कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है फैजाबाद, बी है रीवा, सी है ग्वालियर और डी है भोपाल। तो जो बिहारी हैं जिन्हें जो है रीतिकाल के बारे में अच्छा वर्णन किया है, वही श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो बिहारी जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है उस तपस्वी के लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो से लंबे थे यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से क्या किया जा रहा है, किसी की उपमा दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो अलंकार होगा वह श्लेष होगा, अतिशयोक्त होगा, परिसंख्या होगा या प्रतीप होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रतीप अलंकार। तो जब किसी व्यक्ति की किसी वस्तु से तुलना की जाती है या किसी वस्तु की व्यक्ति से तुलना की जाती है तब वहाँ पर कौन सा होता है, उपमा अलंकार। और उपमा का जो उल्टा यानी कि किसी यहाँ पर उस तपस्वी से लंबे थे यानी कि व्यक्ति की तुलना किससे की जा रही है, देवदार के पेड़ों से की जा रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रतीप अलंकार, यानी उपमा का जो उल्टा होता है उसे ही हम प्रतीप कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट है, 80 है, 18 है या 8 है। तो अष्ट माने क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा 8, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में विकल्प में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तो तारे तारे का यहाँ बार बार अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो राइट आंसर होगा क्या, उपमा, रूपक, यमक या श्लेष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी यानी कि अम्मक अलंकार। यहाँ पे जो तारे हैं, तारे का एक अर्थ तारामंडल से हो जाएगा और एक अर्थ किससे हो जाएगा, एक अर्थ हो जाएगा मुक्ति देने से। तो तारे तारे के यहाँ पर दो अर्थ हो जाएंगे। मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, शांत है, श्रृंगार है, करुण है या हास्य है। तो हास्य तो है नहीं, करुण तो है नहीं और श्रृंगार की यहाँ कुछ कुछ बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रृंगार रस हो जाएगा, या नायिका अपने नायक के प्रति जो है प्रेम भाव का वर्णन कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है संबंध तत्पुरुष, बी है संप्रदान तत्पुरुष, सी है करण तत्पुरुष और डी है अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के भी कई भाग होते हैं, तो ये विभक्ति कारण से आप पहचान सकते हैं। तो गोबर गणेश का जो अर्थ होगा और यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि करण तत्पुरुष। तो करण तृतीया विभक्ति आपकी से के द्वारा, तो गोबर गणेश, गोबर शाह गणेश। नेक्स्ट देखेंगे रहीमन चुप हैं बैठिए देखी दिनन के फेर जब नीके दिन आइए बनत नगिए बेर। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो छंद के बारे में पहले सेशन में भी डिस्कस किया था, फिर से देख लीजिएगा। एक मात्रा में आपके सिंगल लगेगी और जहाँ आपकी बड़ा अक्षर होगा, बड़ी मात्रा होगी, वहाँ पे डबल मात्राएं होंगी। तो सिंगल डबल सिंगल 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 और सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल 1 सेकेंड डबल और यहाँ पे सिंगल। तो इस प्रकार जब आप मात्राएं लगाएंगे और इन्हें काउंट करेंगे तो मात्राएं आपकी कितनी निकलेंगी, मात्राएं आपकी निकलेंगी कितनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17। तो यहाँ पर तो 17 मात्राएं निकल रही क्योंकि बीच में यहाँ पर आपके 13 के बाद क्या होगी, एक यति होगी यानी कि रुकाव होगा। तो इसलिए आपकी जो 13 मात्राएं निकल रही, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए यानी कि दोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष या चरमोत्कर्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, दिए गए खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण वाला आपको चयन करना है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सर्वोत्तम का अर्थ ही होता है सभी में उत्तम। तो सबसे लगाने का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है, यानी कि जो सबसे शब्द है ये आपका अतिरिक्त शब्द आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है आपके सामने कि उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं या पद कहते हैं। तो जो उपसर्ग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शब्दांश कहते हैं, यानी कि वह शब्द का एक अंश होता है। जैसे मान में हमने कौन सा शब्दांश लगा दिया, अप, ये शब्द का एक अंश लगा दिया और बन गया अपमान। तो ये जो उपसर्ग होते हैं ये शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो पो धन अन, पो धन अन, और यहाँ पर आपकी जो संधि बनेगी वह कौन सी हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अयादि संधि।
नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि दोनों ही पद जिसके प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो बहुब्रीहि में तो आपका तृतीय पद प्रधान होता है और द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि दोनों पद प्रधान होंगे तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्वंद्व समास। जैसे माता चा पिता और सुख दुख, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके द्वंद्व समास हो जाएंगे। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिह धनकार, तिर धनकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी यानी कि तिरह धनकार। यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, जो आधा सा है वह विसर्ग में बदल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। देखिए बहुत ही स्पीड से करवा रही हूँ ताकि आपका एक सेकंड भी व्यर्थ ना हो। तो तत्सम शब्द वाला विकल्प कौन सा है, यानी कि जो संस्कृत के समान लग रहा हो वह आपका तत्सम हो जाएगा और उसका बिगड़ा हुआ रूप आपका तद्भव कहलाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सेंटेंस में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कान, कन्हैया, किशन, कृष्ण। तो जो तत्सम शब्द होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि कृष्ण आपका क्या होगा तत्सम शब्द होगा। इसकी पहचान याद रखेंगे, आधा ऋषि, ऋषि की मात्रा जो है आपकी ये भी आपको 99% तत्सम में ही देखने को मिलेगी। अगला देखें तो हर आपके प्रैक्टिस सेट में एक इस प्रकार का वाक्य जरूर आता है जिसको आपको क्रम से लगाना होता है। तो समय को परखने वाला और समय की रंक से धनाढ़, करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाला हो जाता है। तो ये आपका शुरुआत का दिया गया है, समय को परखने वाला, अंत में दिया गया है हो जाता है। तो अब आपको बीच के जो सेंटेंस हैं उनको इस प्रकार जोड़ना है ताकि ये एक शुद्ध वाक्य बन सके। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह मैं आपको बता दूं कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रा, या, वा, ला। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। तो समय को परखने वाला, रा आपका आएगा, उसके बाद रंक से धनाढ़, फिर आपका यह आएगा और समय की फिर आपका वा आएगा उपेक्षा करने वाला, ला, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो समय को परखने वाला रंक से धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटियाँ होगा, खूंटियों होगा, खूंटियाँ होगा या खूंटियों होगा। तो क्या हो जाएगा, खूंटी जो शब्द है इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी यानी कि खूंटियाँ शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है। तो दोहा का उल्टा क्या होता है, सभी जानते हैं। दोहा का उल्टा क्या होता है, ऑप्शन ए है रोला, बी है छप्पे, सी है चौपाई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोहा का उल्टा होता है वह आपका सोरठा होता है और जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। चौपाई में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका जो प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुनित भृंग घटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या श्लेष। तो राइट आंसर आपका जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमक अलंकार। देखिए ज़्यादा व्याख्या यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं होगा। आपने अभी तक जो पढ़ रखा है उसके आधार पर ही आपने सही उत्तर का चयन कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपने इन 75 क्वेश्चन में से कितने रही कर पाए हैं। और जितने आप यहाँ कर पा रहे हैं यकीन मानिए आपका स्कोर वहाँ इससे ज़्यादा ही होने वाला है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भंडारा, दातव्य, सदावर्त या धर्मार्थ। तो दीन दुखियों को भोजन देने की जो एक व्यवस्था है उसके लिए एक वाक्यांश का जो शब्द है वह आ जाएगा आपका सदा व्रत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसाना। तो कीचड़ उछालने का अर्थ होता है बदनाम करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। तो उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है, अधिकरण है यानी कि में पर, अपादान से अलग होने पर और करण से के द्वारा संबोधन हे हरे भो। तो इनमें से कौन सा आपका कारण होगा, कारक होगा, उसका आप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपादान। उससे अच्छे तो आप हैं यानी वह अलग है और आप अलग हैं, तो यहाँ अलग का भाव हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो सरोज है, पंकज है, जलजात और जलद। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा जलद, क्योंकि जलद माने आपका क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। और ये आपका जलपात, पंकज, सरोज ये सभी
कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष का परोक्ष, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दृश्य का अदृश्य, पक्ष का विपक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा पुल्लिंग, क्योंकि दही खाया जाता है ना कि खाई जाती है। तो आप वाक्य प्रयोग करके भी सही उत्तर का चयन कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक शब्द का जो संधि विच्छेद है वह क्या होगा? तो प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्येधन एक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो यथाविधि, जैसी विधि के अनुसार। तो अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा या बहुब्रीहि होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अव्ययी भाव। यथा क्रम, यथा विधि, यथा तथा, यथागत, भर पेट, ये सभी जो आपके अव्यय से संबंधित शब्द हैं वह आपके अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लौकिक शब्द का प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक में लोइक प्रत्यय है, किक प्रत्यय है, अक प्रत्यय या इक प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लोक में इक प्रत्यय लगाएंगे तो लौकिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय है या पूजनीय है? तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि पूजनीय। क्या सही हो जाएगा? पूजनीय। वन सेकेंड, पूजनीय आपका सी में सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर हमने 15 से 16 मिनट में अपनी हिंदी पूरी कंप्लीट कर ली है और अब हम करेंगे अपनी जी के पोर्शन को सॉल्व। तो सबसे पहले आपको दिया गया है एक कूट से संबंधित प्रश्न, यानी कि यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कौन? तो सुर सरोवर रामसर स्थल के संबंध में आपको कथन का चयन करना है जो सही दिया गया हो। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो कूट आपके सामने है, केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है केवल एक और दो, दोनों सही हैं, डी है ना तो एक और ना ही दो सही हैं। तो सुर सरोवर जो रामसर स्थल है इसके बारे में जो कथन है आपके, उनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल दो सही है, यानी कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जनपद पीलीभीत, जनपद चंदौली, जनपद उन्नाव और जनपद महाराजगंज। तो जनपद चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, यकीन मानिए पेपर में भी आपको इतना ही टाइम लगेगा अगर आपने बेहतर तरीके से तैयारी कर रखी है और यहाँ पर आप अपना टाइमर लगा के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। यकीन मानिए आप बहुत कम समय में वहाँ भी सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली एवं पथरीली और डी है आपका भूर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड या बुंदेलखंड? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बुंदेलखंड आपका आद्य कल्प की प्राचीनतम शैल से निर्मित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? यानी कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें जो उत्तर प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 7.33%, 8.99%, 9.02% या 10.04%? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7.33% पर भारत के इतने से भाग में उत्तर प्रदेश का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? तो यूके में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, इटली में हुआ या जर्मनी में हुआ? तो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का जो आयोजन है वह आपका किया गया था यूके में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों के द्वारा की गई? मैं फिर भी कह रही हूँ, जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है और सिर्फ तुक्का ही मारना है तो उनको आप स्किप कीजिएगा। बेहतर इसके कि जहाँ आपको दो ऑप्शन में डाउट हो रहा है उनको आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपके सही होने के चांसेस 50% से ज़्यादा होते हैं।
जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है उसे टच मत कीजिए, वहाँ पर गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई थी? तो यूएसए जर्मनी, यूएसए यूके, यूएसए ताइवान या जर्मनी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएसए एवं यूके, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया? आगरा में, कोहिमा में, दिसपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोहिमा में, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? आज ही मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया है जिसमें 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां एक साथ बताई गई हैं, तो आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो 16 महाजनपदों में से जो तक्षशिला है राजधानी तक्षशिला थी, तो किसकी राजधानी तक्षशिला थी? कौशल की थी, वज्जी की थी, कुरु की थी या गांधार की थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा गांधार, यानी कि डी इज द राइट आंसर। और गांधार आपका इस समय भारत से बाहर स्थित यानी कि अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी राजधानी जो भारत के बाहर है, तो अभी इस समय गांधार आपका भारत के बाहर है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। वज्जी आपका पहला ऐसा क्षेत्र था जो कि गणतंत्र घोषित हो गया था। तो गणतंत्र होने वाली पहली राजधानी कौन सी थी? वज्जी थी, ये भी याद रखेंगे। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में और भगवती रचित कल्पसूत्र में भी आपके 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। गुजरात में एक्स झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो कौन सी? पुष्कर, लोनार, लोकटक या सुदर्शन। तो कौन सी ऐसी झील है जिसे मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था और जो कि एक कृत्रिम जलाशय है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका पुनरुद्धार रुद्रादमन के द्वारा भी कराया गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। पोलो या चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की, इल्तुतमिश की या नसीरुद्दीन महमूद की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा करवाया था वह करवाया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो मैसूर की जो राजधानी थी वह टीपू सुल्तान ने किसको बनाया था? क्या बेंगलोर को, मदुरई को, बीदर को या श्रीरंगपट्टनम को? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, श्रीरंगपट्टनम को। और याद रखेंगे जब तृतीय आपके मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और उसमें जब कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हराया था तो मैसूर के ही कुछ भाग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और वहाँ पर जो संधि हुई थी युद्ध की समाप्ति पर वह श्रीरंगपट्टनम की ही संधि हुई थी। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। 1919 में स्थित निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो कौन सी घटना 1919 में नहीं हुई थी? तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, बिल्कुल 1919 में रॉलेट एक्ट आया था जिसे काला कानून कहा गया था। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का जो है इसे एक्ट कहा गया था। बंगाल विभाजन ये आपका 1905 में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी तो ये भी 1919 में ही की गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ये सभी चीज़ें आपकी 1919 में हुई थी, जबकि बंगाल विभाजन आपका 1905 में करजन के समय में हुआ था। इसकी जो तिथि थी वह 13 अक्टूबर 1905 को जो है आपकी तय की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली खान, अब्दुल गफ्फार खान, अशफाकुल्ला खान। तो लाल कुर्ती दल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अब आप आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? जवादी पहाड़ियाँ, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ, सेवरॉय की पहाड़ियाँ या अरावली की पहाड़ियाँ? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कि असम में कौन सी स्थित है, तो जो असम में आपकी स्थित है वह हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा कार्बी और आंगलोंग की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस दर्रे का नाम बताइए जिसने उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे के द्वारा की जाती है? क्या पेंसिला दर्रा, खारदुलुंग दर्रा, बनिहाल दर्रा या लिपुलेख? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख, नीति और माना ये तीनों ही दर्रे आपके उत्तराखंड में है, जिसमें लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। बनिहाल और बुर्जिल ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है और खरदंगला ये सभी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, यानी कि झीलों का जनपद के नाम से किसे जाना जाता है? नैनीताल को, शिमला को, सिक्किम को या माथेरन को? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी झीलों के शहर के नाम से आपके नैनीताल को भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
भारत में कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो आर्किड एक पुष्प होता है विशेष प्रकार का, और ये कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या सिक्किम में। तो जो आर्किड के फूल हैं वे आपके ज़्यादातर पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वह कौन सा अधिनियम है जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? यानी कि अगर बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार समाप्त हो गए और महारानी का सीधा शासन भारत में हो गया था, तो वह कौन सा एक्ट था? भारत शासन अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। इससे पहले जो आपके एक्ट आए थे वो सभी ब्रिटिश शासन के अधीन थे। तो 1 ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। तो 1833 का, 1835 का और 1947 ये आपका बाद में ही आया था, जबकि देश स्वतंत्र हो चुका था। तो यहाँ पर जो महारानी ने सीधा हाथ में अपने शासन लिया वह था भारत सरकार अधिनियम 1858। और ये कब आया था? तो ये तिथि भी याद रखेंगे, 1 नवंबर 1858 को, और ये घोषणा पत्र इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। जो 31 नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण, ये किससे संबंधित है? ये आपके भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो द्विसदनीय जो आपकी विधानमंडल की व्यवस्था है वह आपकी 6 राज्यों में है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, कर्नाटक आता है, तेलंगाना आता है और आंध्र प्रदेश आता है। वहीं पर अब इसमें आपके जो हम ऑप्शन देख रहे हैं वह आपके दिख रहे हैं यहाँ पे पंजाब में तो नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, सिक्किम में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में आपके द्विसदनीय विधानमंडल व्यवस्था देखने को मिलती है। और किन किन अन्य 5 में है वह भी मैंने आपको बता दिया है, तो अगली बार अगर आएगा तो आप याद रखेंगे। अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री? तो सबसे पहले तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा X द्वारा मान्यता दी गई है। तो जो भारत का संविधान है उसे किस धारा के अंतर्गत मान्यता दी गई है? तो आपका ऑप्शन जो है वह 6(2) है, 12(2) है, 10(1) है या 8(1) है। तो यहाँ पे जो धारा पूछी गई है उसके बारे में आप बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 8(1) के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ऐसा कौन सा भारतीय सरकारी अधिकारी है जो संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन सदस्य नहीं है लेकिन आपकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और इसे मत देने का भी अधिकार नहीं होता है? हाँ, अगर निर्णायक मत की बात की जाए वहाँ पर ये मत देने का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह दिए गए उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या चुनाव आयुक्त। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है एक्स कहलाती है। डेनोवा, प्रदेश रिट, राजगमित्व या आपराधिक कार्य यानी कि फिल्नी, ये क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सही होगा वह सी हो जाएगा, यानी कि राजगमित्व। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है क्या? राष्ट्रीय आय है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, रहन सहन का स्तर है या मुद्रास्फीति की दर है? तो जो कर्मचारियों की महंगाई भत्ता तय किए जाते हैं वे किसके आधार पर तय किए जाते हैं? तो वह तय किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इनको तय किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो आपकी अर्थव्यवस्था के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्तंभ दिए गए हैं, आधार दिए गए हैं, तो उनमें चतुर्थ के अंतर्गत कौन आता है? तो मछली पालन आता है, सूचना प्रौद्योगिकी आता है, विनिर्माण आता है या खनन आता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी आता है। आपका जो कृषि है और पशुपालन है ये आपका
प्रथम के अंतर्गत आ जाता है, उद्योग धंधे आपके द्वितीय के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपके सामने दिया गया है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक, किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक, पर्यावरण संरक्षित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। तो ग्रीन बैंक कौन से बैंक कहलाते हैं? तो जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यावरण संरक्षित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले जो बैंक होते हैं उन्हें हम ग्रीन बैंक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में एक्स की अपेक्षा की जाती है, यानी स्थिरता की अपेक्षा की जाती है, बढ़ोतरी की अपेक्षा की जाती है, गतिशीलता की अपेक्षा की जाती है, कमी की अपेक्षा की जाती है। तो एक सुलभ मुद्रा वह मुद्रा कहलाती है जिसमें कि अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो यहाँ पर क्या परिणाम होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा, सृजन घटेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, या सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋण सृजन बढ़ेगा। तो ये प्रश्न आपके जो 68 हैं कंप्लीट हो गए, थोड़े ही प्रश्न बचे हैं। अगला देखेंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? तो हिमायत जो ये कार्यक्रम है वह कहाँ चलाया जा रहा है बेरोजगार युवकों के लिए? हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? तो जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जारी की गई 1961, 51, 52 या 60 में? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह कब लागू की गई थी? 1951 में। बी इज द राइट आंसर। और यह किस पर आधारित थी? तो यह आपके हैरत डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए? तो इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कविता कृष्णन या सरोजनी नायडू? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी वह थी आपकी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? ब्रेंडन मैकुलन, वीरेंद्र सहवाग, विवियन रिचर्ड, एडम ग्रिल क्रिस्ट? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर उस समय के अनुसार है, उस समय के अनुसार आंसर आपका ब्रेंडन मैकुलन है, लेकिन याद रखेंगे अभी आंसर आपका बदल चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक हैं वे गीता पिरामल है, शोभा डे है, रस्किन बॉन्ड है, सुधा मूर्ति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा म्यांमार रियल है, म्यांमार डोंग है, क्यात है या म्यांमार रिंगित है? तो रिंगित आपकी कहाँ की है? चाइना की है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा क्यात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो म्यांमार की राजधानी नेपथ्य और मुद्रा क्यात है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि 18वीं ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो जो पावर बैटरी का आविष्कार था वह किसने किया था? माइकल फेराडे ने, लुइगी गलवानी ने, एलेसेंड्रो वोल्ट्रा ने या हेनरी बेकुलर ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका एलेसेंड्रो वोल्ट्रा ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपके हिंदी और प्लस जीके के जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन आपने जो 30 मिनट है उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। यकीन मानिए अगर आप इत्मीनान से पेपर को तसल्ली से सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको इसे सॉल्व करने में मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको पढ़ती हूँ, बताती हूँ, कुछ चीज़ें बीच में एक्सप्लेन भी करती हूँ तो समय ज़्यादा लगता है। जब आप टोटली कॉन्सेंट्रेट होकर के स्वयं अकेले बैठ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप इसे 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो बचा हुआ समय है वो आप अपना रीजनिंग और मैथ में इत्मीनान से दे सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चंस ज़रूर समझ आए होंगे और पिछले क्वेश्चंस देख करके आपको अपनी जो तैयारी है उस पर भी कॉन्फिडेंस हो रहा होगा। तो आपकी कितने क्वेश्चन सही बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तैयारी को बेहतर रखिए, नर्वस मत होइए और आसानी से पेपर को सॉल्व कीजिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन को टच नहीं करना है और जो थोड़े से भी क्वेश्चन डाउटफुल हैं उनको कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कहे से फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मत रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।